चले भाई आज की टॉपिक करते हैं कि पॉली एटॉमिक आइंस क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि आइंस क्या होते हैं। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइन है, दूसरा ये आइन है। अब ये वाला आइन क्या होता है कि ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगी हो, ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई या पॉजिटिव हो या नेगेटिव। पर कल हमने दो तीन बातें सीखी थी कि भाई पहली बात के पॉजिटिव आइन कैसे बनता है बताते जाओ। पॉजिटिव आइन कैसे बनता है? लॉस करने से, गेन करने से। पॉजिटिव चार्ज क्यों लगती है? पॉजिटिव चार्ज क्यों लगती है? पॉजिटिव चार्ज क्यों लगती है? कौन बताएगा पॉजिटिव चार्ज क्यों लगती है? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। अगर एक एटम है जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कितनी चार्जेस लगेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव चार्जेस लगे, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएंगी तो 3 पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगी। 3 पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से अच्छा, अब कल पढ़े थे हमने मोनो एटॉमिक आइंस, आज बात करते हैं पॉली एटॉमिक आइंस। यानी अगर आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स यानी अगर आपका जो आइन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक एटम से ज्यादा एटम्स मौजूद हैं उसमें। फॉर एग्जांपल कल हमने सिंपली पढ़े थे कि सोडियम आइन हो गया, आपका क्लोराइड आइन हो गया, कार्बाइड आइन हो गया, नाइट्राइड आइन हो गया, ये सिंपल आइन है। ये पॉली एटॉमिक नहीं, एक ही एटम है इनमें जिसके ऊपर चार्ज लगी हुई है। ठीक है, तो अब पॉली एटॉमिक आइंस क्या होंगे? ये देखिए सल्फेट। पॉली एटॉमिक आइंस हैं क्या? ऐसे आइंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स के बने हो, यानी कम से कम कितने एटम होंगे? 2 एटम्स होंगे, तो इनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आइंस। ठीक है, दूसरी बात कि ये बनेंगे कहां से? कि वो पोलर कंपाउंड जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हो, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, जिसमें, तो उनमें से आपको पॉली एटॉमिक आइंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सल्फेट आइंस की सोर्स बताएं, किस किस कंपाउंड से मिल सकता है आपको? कहां से ले सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप पोटेशियम सल्फेट से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप कैल्शियम सल्फेट से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये ऐसे कंपाउंड हैं, अब ये तो हो गया आपका पोलर कंपाउंड, ये कौन सा हो गया? पोलर कंपाउंड। ये क्या हो गया? इसमें आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी सेम है, आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो अगर एक ही कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड भी होगा, अगर एक ही कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, तो जब उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे कंपाउंड को, तो उसका जो आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला पार्ट होगा वो ब्रेक नहीं होगा। तो जो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे वो आयनाइज नहीं होंगे, तो हमें एक पॉली एटॉमिक आइन मिलेगा, ग्रुप ऑफ एटम्स वाला आइन। देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपने पानी में डुबोया, आपको सल्फेट आइन मिलेगा, हाइड्रोजन आइन मिलेगा, आपको सल्फेट आइन मिलेगा और हाइड्रोजन आइन मिलेगा। अगर आप पोटेशियम सल्फेट को पानी में डुबोते हैं, आपको इसमें क्या चीज है? इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज में है? वो तो है सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो ये आपको सल्फेट आइन देगा। ये जो पोटेशियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड थे, वो पार्ट क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, सो पॉली एटॉमिक आइंस। आपको फास्फेट आइन कहां से मिलेगा? भाई कोई भी फास्फोरिक एसिड ले लें, H3PO4, या कोई और एक एग्जांपल बताएं, कैल्शियम फास्फेट ले लें। ठीक है, फास्फेट ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो -3 होती है, ये 2 करेंगे, ये 3 कर लेंगे, तो यहां से मिल जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें या तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो या फिर क्या हो, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड साथ साथ हो, तो वो आपको क्या देंगे? पॉली एटॉमिक आइंस। पॉली एटॉमिक आइंस होते क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम्स के, यानी एक से ज्यादा एटम्स मिलके ये आयन बनाएंगे, या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें सब पे चार्ज ना हो, एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे या 2 किसी पर्टिकुलर एटम्स पे चार्ज हो,
तो सल्फेट ग्रुप का आपको पता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? डू यू नो? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डबल बॉन्ड, O माइनस O माइनस। तो अब देखिए सब पे तो चार्ज नहीं है ना, किस पे है चार्ज? ऑक्सीजन पे, दूसरे ऑक्सीजन पे। तो इसलिए जो है हम इसको हम क्या कहेंगे, ये एटीपी और डीएनए इधर क्या आ गया भाई? छोकरी उठ जाओ जरा, सुबह हो गई है, उठ जाओ बेटा। आंचल बोचन लेके आओ, ठीक है। तो भाई ये क्या होगा इसमें? अब देखिए ये ग्रुप ऑफ एटम्स का बना हुआ है पर सब पे चार्ज नहीं है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें एक या दो एटम्स पे चार्ज लगी हो तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सिंपल आयन कहेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे, इसको पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे। तो आपको नाइट्रेट कहां से मिलेगा? आपको नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट से मिल सकता है, आपको नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से मिल सकता है, आपको नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट से मिल सकता है, कहां से भी मिल सकता है। पर ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें क्या क्या मौजूद है? आयनिक बॉन्ड भी मौजूद है, कोवेलेंट भी मौजूद है। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पोलर। तो इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, उसके बाद डबल बॉन्ड हो, उसके बाद OH। अब ये बॉन्ड क्या होगा? आयनाइज होगा, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। ये क्या चीज है? पोलर बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा तो नाइट्रिक एसिड आपको क्या देगा? नाइट्रेट आयन देगा। तो बात समझ आई कि पॉलीएटॉमिक आयंस जो हैं वो पहली बात होते क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हो, दो से ज्यादा एटम, दो से ज्यादा एटम्स हो और उनमें किसी भी एक या दो एटम्स पे या तीन एटम्स पे चार्ज लगी हो। तो इनको हम क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत बेटा? एक बार देख लें, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम बेटा? If you can get phosphate ion from ATP or DNA to contain, तो ये सरया से पूछ ले तो बेहतर नहीं होगा? वैसे आपकी बात सही है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, ये PO4 माइनस, तो ADP बन जाएगा। अब ATP जो है आपका वो तो कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, पर ATP से जो फॉस्फेट निकला वो आपका पॉलीएटॉमिक आयन है। इसमें कोई प्रॉब्लम? बायो को इधर ना घुसेड़े, उसको रहने दे आप ATP ADP को, इसकी बात करें। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड भाई। उसके बाद क्या चीज है? मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं? अब सिंपल आयंस, फिर पॉलीएटॉमिक आयंस, अब मॉलिक्यूलर आयंस। अब ये मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं कि भाई नॉर्मली ये था कि मॉलिक्यूल बन गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मॉलिक्यूलर आयंस बनाने के बहुत से रास्ते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? हम जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, या एक्सरेज पास करते हैं, या अल्फा पार्टिकल की बीम पास करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है उसका कोई ना कोई एटम आयनाइज हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल समझें आप कि मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है? उसका फेनोमेना क्या होता है कि भाई न्यूट्रल एटम को आयनाइज किया जाता है थ्रू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही, अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल भी एटम की तरह उसके सेंटर में निकलाए होंगे, उसके बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन के लाउड होंगे। तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्स रेज और अल्फा रेज उनके नजदीक गुजरेंगे तो उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो उससे क्या बनता है? मॉलिक्यूलर आयन बनता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन है क्या? द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एटलीस्ट वन एटम कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बात ये कि जनरली जो है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो मोर अबंडेंट है देन एनायनिक, क्योंकि एनाइन बनेगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो। अब ये जितने भी प्रोसेस हैं इस सब में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, क्योंकि जब आप हाई एनर्जी एक्सरेज पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव आयन मिलेगा। अगर आप अल्फा रेज पास करते हैं, अल्फा रेज पे डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, अगेन पॉजिटिव आयन बनेगा। आप अगर एक्स रेज पास करते हैं, अल्फा रेज पास करते हैं या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन आइदर केस मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होगा कि वो क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल को आयनाइज करेंगे। आयनाइज करेंगे तो क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से निकलेगा तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा कि नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एट लीस्ट वन एटम कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दे आर फाउंड बाय वेरियस मेथड्स, बट मोस्ट कॉमन मेथड जो है टू पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और अल्फा रेज और गामा रेज थ्रू अ मॉलिक्यूल इन गैस स्टेट, के मॉलिक्यूल गैस स्टेट में होगा। तो ये जब मास स्पेक्ट्रो किसी भी चीज का मास मालूम करते हैं तो पहले जो सैंपल होता है जिसका मास हमने मालूम करना है उसको गैसियस स्टेट में लाया जाता है। गैसियस स्टेट के बाद जो है फिर क्या करते हैं, उसको आयनाइज करते हैं, उसको आयनाइजेशन चेंबर में डाला जाता है, वहां पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं उसको आयनाइज करने के लिए। जब वो आयनाइज हो जाता है तो उसके डिफ्लेक्शन के थ्रू जो है हमें क्या मिलता है, मास मिलता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेरियस पीक्स मिलती है जहां से हमें पता चलता है कि भाई कितना मास था कंपाउंड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से मास चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन निकलने से मास चेंज नहीं होता। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निग्लिजिबल मास है, बिल्कुल कम मास है। मास काउंट किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, तो जब आपका कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम आयनाइज होगा तो वो क्या लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो बाकी उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने के उतने रहेंगे, तो उसका जो मास है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। बनाने की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि ये जो मीथेन है फॉर एग्जांपल, तो इसके बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो जब अगर अल्फा रेज इसके नजदीक से गुजरते हैं तो अल्फा रेज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के उड़ गए तो इस पूरे सब्सटेंस पे क्या लगेगी, एक चार्ज लग जाएगी पूरे मॉलिक्यूल पे, इसको मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। ठीक है, अब एक आयन ऐसा है जो कि फोटो आयनाइजेशन से बनता है। तो ज्यादातर जो कॉमन मेथड वही है कि आप किसी भी जो है ट्यूब में या किसी भी चेंबर में एक क्लोज जो है आपके पास एक मीडियम होना चाहिए, उसमें आप एक्सरेज और अल्फा रेज या आप इलेक्ट्रॉन की बीम पास करेंगे तो आयनाइजेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है कि आप फोटो आयनाइजेशन यानी आप जो है बीम ऑफ लाइट, हाई एनर्जी लाइट जो है, अगर उस एक्सरेज भी तो आपके लाइट ही हैं, ठीक है, उसके बाद अल्फा रेज भी आपके लाइट ही हैं, पर अगर आप हाई एनर्जेटिक कोई गामा रेज वगैरह या कोई और रेडिएशन यूवी लाइट वगैरह अगर पास करते हैं तो उससे भी आयनाइजेशन हो सकती है। तो ये जो बेंजीन आयन बनता है, ठीक है, तो ये कैसे बनता है, फोटो आयनाइजेशन से बनता है, यानी लाइट के रेडिएशन से इसकी आयनाइजेशन होगी। तो सिंपल बात करें तो पॉलीएटॉमिक आयंस ग्रुप ऑफ एटम्स, पर उसमें क्या था, इसमें मॉलिक्यूलर आयन में और पॉलीएटॉमिक आयन में थोड़ा सा कोई फर्क नजर आ रहा है आपको या सेम है भाई? मॉलिक्यूलर आयन और पॉलीएटॉमिक आयन आपको थोड़ा फर्क नजर आ रहा है कि सेम है? बिल्कुल फर्क है। वो बनते हैं जब उनको आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट जो है सच एज वाटर, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो उसको मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल सॉल्वेंट। तकरीबन जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड, उनमें वाटर का जो है बहुत ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी इसको कंपाउंड को आयनाइज करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ऑलमोस्ट ऑल आयनिक कंपाउंड जो आपने देखा होगा कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसको आयनाइज करने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं कि जब आप मॉलिक्यूलर एक स्टेबल है, ठीक है, वो कंपाउंड स्टेबल था, हमने उसको पानी में डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट ने उसका बांध तोड़ के दिया। और वो बांध कैसे टूटा? पॉलीएटॉमिक आयन वाला, सॉल्वेंट ने हाइड्रेशन एनर्जी के थ्रू उसका बांध तोड़ के दिया। तो जब आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड भी करेंगे और इंटरैक्ट भी करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्यूट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट से चिपक जाएगा, सॉल्यूट का नेगेटिव पार्ट सॉल्वेंट का पॉजिटिव, सॉल्यूट का नेगेटिव तो सॉल्वेंट का पॉजिटिव। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे एनर्जी खारिज होती है। उससे क्या होता है, उससे एनर्जी खारिज होती है। वो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट
कि जब एक मोल किसी भी आयन का या किसी भी कंपाउंड का आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, वहां से एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हीट ऑफ सॉल्वेशन कहते हैं। यानी हीट ऑफ सॉल्वेशन इज अ जनरल टर्म अप्लाई टू एनी सॉल्वेंट। फिर आपने जो लफ्ज सुना होगा वो सुना होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब अगर आपकी सॉल्वेंट वाटर है, अगर आपकी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो फिर हीट ऑफ सॉल्वेशन तो जनरल टर्म है, सबके लिए यूज कर सकते हैं। पर वाटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेट मींस वाटर है, हाइड्रेट मींस यानी जब आपकी वाटर सॉल्वेंट होगी, उसमें जब हमने कोई आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड डाला, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हुई, वहां से क्या होगा कि एनर्जी खारिज होगी, उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी क्या करेगी कि आयनिक कंपाउंड के लेटाइस को ब्रेक करेगी। जैसे ही लेटाइस ब्रेक होगा तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे, कंपाउंड आपका पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, आपको पॉलीएटॉमिक आयन मिलेगा। पर क्या इस मॉलिक्यूल को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तब बना है? नहीं, ये कैसे बना है? इसको हम आयनाइज कर रहे हैं, यानी एनर्जी सोर्स यूज करके हम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे, हम जस्ट बने हुए एटम्स को, आयंस को क्या करें, सेपरेट करें, सेपरेट करें, यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो ये इन दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है भाई प्यारे बच्चों? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मॉलिक्यूलर एंड पॉलीएटॉमिक? है। चलिए ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, अच्छी बात है। आप कह रहे हो भाई ठीक है, ठीक ही होगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अभी छोटी छोटी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, छोटी छोटी टर्म्स है, पर इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूं, चीटिंग ना करके, ठीक है? तो भाई अगर आपके पास ये दो टर्म हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है आपके पास एटॉमिक वेट है, आपके पास एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब ये सारी रिलेटेड टर्म्स हैं, सारी रिलेटेड है। रिलेटेड तो हैं, किस लिए यूज करते हैं? यूज फॉर एटॉमिक मासेस। सब को हम एटॉमिक मासेस के लिए यूज करते हैं। पर बताएं क्या ये सारी सेम है? एक नजर घुमा लें, मे बी इनमें कोई सेम भी हो, कोई डिफरेंट हो। ये सारी चीजें एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या आपको ये सारी चीजें सेम लग रही हैं? पहले और दूसरे में कोई फर्क है या दे आर सेम? है? अनुष्का सेम, कोसर डिफरेंट? हाँ भाई, कोई बताएगा डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट नहीं यार, डिफरेंट। एक पॉइंट होता है, एक फुल होता है, एक पॉइंट में होता है एक फुल। नहीं 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 नहीं, हाँ ये भी कुछ हद तक डिफरेंट। कोई रोशनी डाले। मे बी एनीबडी एल्स? सेम है, एक होल नंबर में होता है, वो तो मास नंबर होता है, वो तो फिर और चीज हो गई। वो जो आप होल नंबर और उसकी बात करें, ये तो मास नंबर होता है, मास नंबर। चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क है, मैं आपको बताता हूं या बताता हूं, ठीक है? अब ये दो चीजें सेम है, ठीक है? एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास, ये दोनों चीजें सेम है। पर हाँ, इसमें क्या चीज है कि एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। के एटम के, एक एटम का जो मास है, जिसको हम एमयू में एक्सप्रेस करें, एटॉमिक मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एमयू। सो मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन एमयू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज एटॉमिक वेट और एवरेज एटॉमिक मास? अब हमें पता है, डिफरेंट ड्यू टू इन एटॉमिक मास ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, मैं अपनी बात बताऊं, आपकी बातें सुन ली, ठीक है? अब एटॉमिक वेट और एवरेज एटॉमिक मास, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सेम है।
अब सेम है तो आप अगर इससे नहीं समझ रहे तो इससे समझ जाए। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? वी नो दैट एटम्स जो हैं वो डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में मिलते हैं। एटम्स जो हैं वो डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर आप बुक में पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है या एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, वो आपको फ्रैक्शन में मिलेगा। ऑक्सीजन उठा लें तो क्या होगा? 15.997 होगा पीछे, ठीक है। आयरन उठा लें तो 55.9 समथिंग होता है, यानी हम 56 और लेते हैं, ठीक है। तो मास आपको तो फ्रैक्शन में मिलता है। ये फ्रैक्शन में क्यों मिलता है? इस वजह से मिलता है कि हर एलिमेंट जो है उसके डिफरेंट आइसोटोप्स और उसकी डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस, यानी उसकी परसेंटेज ऑफ अकरेंस जो है वो डिफरेंट होती है। फिर एवरेज एटॉमिक मास निकलता कैसे है कि जितने आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस को, यानी उसकी परसेंटेज को उस मास से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके उनकी एवरेज निकालते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो क्लोरीन का मास नंबर देखें तो वो तो 35 होता है। वो कितना होता है? 35। पर अगर उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक वेट देखें वो तो 35.456 होता है, या बुक में अक्सर जो है 35.5 लिखा होता है। तो वो निकलता कैसे है? तो थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूं। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन एटम। एवरेज एटॉमिक और एटॉमिक वेट क्या होता है कि एटॉमिक वेट और एवरेज एटॉमिक मास इज एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। निकालते कैसे हैं? वो प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जब आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया तो इसको हम रिलेट करेंगे किससे? कार्बन 12 के साथ। किसके साथ रिलेट करेंगे? कार्बन 12 के साथ। तो ये हो गया आपका रिलेटिव। तो फर्क है सब में, ये दो चीजें सेम है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये मास नंबर क्या होता है? इसको आप न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं। इनको इनसे कंफ्यूज ना करें, ये एक और चीज है न्यूक्लियर नंबर। न्यूक्लियस में क्या होता है? तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, ठीक है। अब और दूसरी बात आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, कि जब आप किसी भी हैवी एटम के न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस का मास उससे क्या होता है? कम होता है। इसको क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। और मास डिफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। जब आपके न्यूक्लियंस जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका जो न्यूक्लियस होगा, जब वो कंस्ट्रक्ट होता है, न्यूक्लियस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो थोड़ा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। खैर वो फिजिक्स की बात उधर करेंगे, इधर हम अपनी बात करें। तो दो तीन टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, पर मे भी आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी क्योंकि अभी तक तो थी, पर अभी मे भी आपको कंफ्यूजन ना लगे कि एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, और रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये सारे जो है हम इनमें स्लाइड डिफरेंस है पर एटॉमिक मास के लिए यूज करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यूज हम किसके लिए करते हैं? हम एटॉमिक मास के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, पहली बात करते हैं व्हाट इज द टर्म एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक्सप्रेशन एमयू के एटम के किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। एक एटम, क्योंकि अगर एवोगाड्रो एटम होंगे तो फिर उसको हम एटॉमिक मास नहीं, उसको हम कहेंगे मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास कहेंगे, या उसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ कि when atomic mass is expressed in grams and this quantity is called 1 mole and mass of 1 mole is called molar mass. Mass of 1 mole is called molar mass, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोल एटम्स के मास की बात नहीं हो रही, 6.02 एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वेट की बात नहीं हो रही, जस्ट एक मॉलिक्यूल के या एक एटम के वेट की बात हो रही है। तो वो बहुत छोटा होगा, इस वजह से उसका यूनिट एम होगा, ग्राम नहीं होगा। जब आप ग्राम यूज करेंगे तो वो बन जाएगा 1 मोल। क्या बन जाएगा? और उसको आप फिर एटॉमिक मास नहीं, उसको आप मोलर मास कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पहली डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। अब दूसरी बात पे आते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है, या आपका जो है रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिक वेट?
एटॉमिक वेट इज एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन AMU। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, रिलेटिव में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 जिसकी परसेंटेज जो है 75.77 है, ठीक है, और दूसरा जो क्लोरीन का आइसोटोप है उसका मास है 37 और इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी होगी 24.23%। अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो 35 वाला आइसोटोप है इसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 75.77। कैलकुलेटर निकाल के रखो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा हमने पैरेंथेसिस में, इसको करेंगे ऐड, उसके बाद क्या करेंगे कि इसकी 37 इंटू इसकी परसेंटेज कितनी है 24.23 डिवाइडेड बाय करेंगे 100, निकालें, $35.4 समथिंग आएगा, देखें क्या आता है, वो कर लेता हूं भाई, ये हो गई, हाँ जी भाई, इसका आंसर बताएं, 4.6 होगा या 4.7 होगा, 4.9 होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्या आ रहा है, कितना 4 4.8 ठीक है, बस एक ही बताए बोलते, ठीक है, हम नॉर्मली क्या लिखते हैं 5.5 लिखते हैं। तो इस तरह से जो है वो एटॉमिक मास निकाला जाता है। एनी प्रॉब्लम? हेलो, ओके बेटा, तो हमने क्या किया, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप थे, एक 1 और दूसरा 2, ठीक है, 1 और 2 आइसोटोप को क्या किया हमने कि इनकी जितना मास था, मास ये था, उसको उसकी परसेंटेज से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, उसकी एवरेज निकालेंगे तो 100 से डिवाइड किया हमने, दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड किया, तो इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको एटॉमिक वेट और क्या कह सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसका यूनिट भी क्या होता है, AMU, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब एवरेज एटॉमिक मास निकल गया, इसको फर्दर फिर क्या किया जाता है कि कार्बन 12 के साथ रिलेट किया जाता है। जब उसके साथ रिलेट करेंगे तो उसका जो क्या कहते हैं, जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या, इधर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एवरेज इसकी जो आई आपने जब छुड़ाएंगे तो क्या आएगा 35.48 अमू नहीं होगा, अमू होगा, एल। द एवरेज एटॉमिक मास जो है 4.5 आनी चाहिए, शायद आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है या फिर या बुक में वैल्यू में मिस्टेक होगी। खैर बुक में तो जो दिया होंगे एग्जाम्पल, पहली बात इसमें है नहीं, दूसरे बुक्स में वो एग्जैक्टली इधर जो परसेंटेज मिली होती है 75, इसकी 25 होती है। इस वजह से आपका आंसर जो आएगा एग्जैक्ट आएगा 35.5 आएगा, और इसकी परसेंटेज इस तरह से होती है। तो इसको मैं सेव करके हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पर है रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ इस पेज में दो चीजें थी, एक था एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा था एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होता है। तो आप क्या करोगे कि एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स का मास लेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, तो वो एवरेज एटॉमिक मास बन जाएगा। अब जो आखिरी चीज है वो है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब नाम से जाहिर है कि हमें किस न किस को उससे क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट का मतलब क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पुराने दौर में हाइड्रोजन यूज करते थे कंपैरिजन के लिए, क्योंकि उसका मास कितना था, 1 था, उसका मास कितना था
1 था, ठीक है। अब जो हम रिलेट करते हैं वो कार्बन 12 से करते हैं। उसके दो पॉसिबल रीजंस हैं। एक तो हाइड्रोजन का जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो हाइड्रोजन का मास एग्जैक्टली 1 नहीं है, हाइड्रोजन का मास 1.008 AMU है। तो ये जो 008 AMU ये थोड़ी जो है परेशानी कर रहा था। दूसरा जो बड़ा कारण था कि हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस किया गया कार्बन 12 से, कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, एंड वी नो दैट दिस इज अ रेडियो आइसोटोप, दिस इज अ रेडियो आइसोटोप। और इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 12.5 ईयर्स। इसकी जो हाफ लाइफ है, यानी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड के लिए 100 ग्राम ट्राइटियम के हैं तो 12.5 साल में वो 50 ग्राम बचेंगे। कितने बचेंगे? हाफ लाइफ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हाफ सब्सटेंस को डिके होने के लिए कितना टाइम चाहिए। अगर आपके पास 100 ग्राम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, अगर आपके पास 100 ग्राम है ट्राइटियम के तो आफ्टर 12.5 ईयर्स कितने बचेंगे? 50 ग्राम बचेंगे। आफ्टर कितने होंगे? 24.5 साल कितने बचेंगे? इसका आधा, यानी इस पीरियड में आधा 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 होता जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि या आप ये इसको अलग रखें, इसको अलग रखें कि आफ्टर अनदर पीरियड ऑफ 12.5 ईयर्स ये कितना हो जाएगा? 25 ग्राम हो जाएगा। आफ्टर अनदर 12.5 ईयर्स ये कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन के लिए पावर क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। यानी उसमें 1 पावर लगाने का मतलब क्या होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, अगर आप कंसंट्रेशन हाफ करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी हाफ हो रही है तो टाइम वही कांस्टेंट है, पर कंसंट्रेशन हाफ हो रही है तो डिके जो है वो आहिस्ता होता जा रहा है। पहले 100 ग्राम से 50 बने, फिर 50 से 25 बने, यानी होना ये चाहिए था कि 50 आफ्टर 12.5 खत्म हो जाते, पर नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन आधी हो गई है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी क्या होगा? हाफ होगा। तो 50 का आधा जो क्या बनेगा? 25 बनेगा। ये बात समझ रहे हैं? खैर इधर आते हैं तो ट्राइटियम को क्यों हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस किया गया कि भाई 12.5 ईयर्स में ये तो आधा बच जाता है। तो अगर उस आधे ट्राइटियम वाले हाइड्रोजन से अगर हम किसी एटम को कंपेयर करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या आएगी? एरर आएगी, और वो थोड़ा जल्दी आएगी, यानी हर साल हमें हाइड्रोजन बदलना पड़ेगा। तो अब हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कार्बन 12। अब क्या यूज करते हैं? कार्बन 12। अब कार्बन के भी कितने आइसोटोप हैं? 3। इसका ये जो आइसोटोप है ये रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप। इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5600 ईयर्स, 5600 ईयर्स, यानी तकरीबन 1000 साल तक ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देगा। 1000 साल, अब हमारी उम्र क्या है भाई? 20-25 साल, फिर नस्ल दर नस्ल तो इसको नहीं चलाना, कोई और चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इसको आप कार्बन को यानी हजारों साल तक यूज कर सकते हो, पर हाइड्रोजन को आप जस्ट फॉर फ्यू सम पीरियड जो यूज कर सकते हो। तो एक दो कारण थे, एक 1.008 और दूसरा, ठीक है। तो कार्बन का हम अब कंपेयर कैसे करते हैं? कार्बन 12 से करते हैं, इनको नहीं लेते। कार्बन 12 को आइसोलेट करके, ठीक है, खाली कार्बन 12 से, पर करते कैसे हैं कि हम क्या करते हैं कि कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 को खा गया, बाकी क्या रह गया? 1, यानी एग्जैक्टली 1 आएगा। हाइड्रोजन का क्या आ रहा था? कंपैरिजन किससे कर रहे थे? इसमें कंपैरिजन किससे होगी? 1 से होगी। ये फर्क है थोड़ा, ये थोड़ा फर्क है, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? वापस आते हैं अंदर कि ये तो क्या चीज थी कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये हो गया, नियॉन का ये हो गया, कॉपर का ये हो गया। इन सब के आइसोटोप होते हैं। हर आइसोटोप की
डिफरेंट परसेंटेज होती है उसकी, जैसे मैंने पहले आपको बताया उस तरह से हम क्या निकालेंगे, इनका मास निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमने हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस किया था विथ कार्बन। क्यों रिप्लेस किया था? हाफ लाइफ की वजह से, ज्यादा रीजन ये है, ठीक है, क्योंकि हम प्रोटियम को भी तो सेपरेट कर सकते हैं जैसे हम कार्बन 12 अभी यूज कर रहे हैं, पर दूसरा बड़ा जो रीजन था वो हाफ लाइफ वाला था। किस वाला था? हाफ लाइफ वाला, ठीक है। चलें इधर हम आते हैं कि अब ये क्या बना है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। कि हम क्या करेंगे कि किस भी, हमने क्या किया कि हमने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर लिया एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप से। हमने क्या किया कि उसका एवरेज मास फाइंड किया। कैसे किया? जैसे क्लोरीन का किया। अब हम क्या करेंगे उसमें प्रिसीजन के लिए, एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, फर्दर एक्यूरेसी के लिए हम उसको कार्बन 12 से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? कार्बन 12 से। कार्बन 12 से जब आप रिलेट करोगे, ठीक है, किससे रिलेट करोगे? कार्बन 12 से, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उस एटॉमिक मास को आप क्या कहोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम का मास यानी एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, एक एटम के मास को जब आप कार्बन के एक एटम के मास के साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन कौन सा? C12, उसके एक एटम के 1/12 पार्ट से कंपेयर करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्योंकि हम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वो एमयू नीचे भी एमयू, क्या हो जाएगा? यूनिट कैंसिल हो जाएगा। बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, बट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी हम क्या करते हैं कि इसको भी एमयू में ही एक्सप्रेस करते हैं। वैसे इसका यूनिट होता नहीं है, पर रिलेटिव एटॉमिक मास को भी हम एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम यूनिट दे देते हैं। अगर मोलर मास है तो ग्राम देंगे, अगर एटॉमिक मास है तो फिर हम क्या करते हैं? ये देते हैं। तो ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। और मास नंबर, मास नंबर तो सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसको एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में आप किससे रिलेट करेंगे? यानी स्टैंडर्ड कौन यूज करते हैं? कार्बन 12। कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं? कार्बन 12 वाज रिप्लेस्ड विथ हाइड्रोजन 1, कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया था किसके साथ? कार्बन के साथ, ठीक है। इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं और आते हैं आइसोटोप क्या होते हैं। व्हाट आर द आइसोटोप्स? तो अगर वर्ड आइसोटोप की बात करें, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और टोपॉस का मतलब होता है प्लेस, यानी कि जो लिटरली मीनिंग है वो सेम प्लेसमेंट। अब ये लफ्ज, ये वर्ड कैसे आया था? देखिए पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में अगर देखें तो सबसे पहले जो यूजफुल पीरियोडिक टेबल आई थी बिफोर द एडवेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, वो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो कौन सी थी? यानी अगर आप एटॉमिक नंबर से पहले 1913 से पहले कोई भी पीरियोडिक टेबल उठा के देखें तो इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, कि वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। अब आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट क्या होता है? डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आइसोटोप का एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक वेट पे बनी हुई है तो आइसोटोप की सेम पोजीशन हो या डिफरेंट पोजीशन हो? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बनी हुई है? और आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एक ही पोजीशन पे आएंगे पीरियोडिक टेबल में या डिफरेंट पे आएंगे? इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? आइसोटोप्स, ठीक है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन सेम होगी, इस वजह से ये वर्ड कॉइन किया गया था। व्हाट आर आइसोटोप्स? के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो यानी प्रोटॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, पर न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, यानी मास नंबर डिफरेंट हो या एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, पर न्यूट्रॉन डिफरेंट हो,
मास डिफरेंट हो तो सच पेयर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, या अगर इसको ड्यूट्रियम कह लें, इसको आप कह लें ट्राइटियम। अब सबका ये जो नीचे दिया हुआ ये एटॉमिक नंबर है, तो Z is 1 for each isotope, but atomic weight is different for all. A for protium is 1, atomic weight for deuterium is 2, atomic weight for tritium is 3। ठीक है, तो ये मास क्यों डिफरेंट आ रहा है? मास डिफरेंट आ रहा है तो इसके पास नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, इसके पास 1 न्यूट्रॉन, इसके पास 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। अब इलेक्ट्रॉन सबके पास 1 है तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1 होगी। जब सबकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डिफरेंट? तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, नीचे ये लिखा हुआ है कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन क्लोरीन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, कार्बन के 3 हैं, नियान के 3 हैं। तो इस तरह से कल इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए खेलें। कल इससे आगे करेंगे बेटा।